Good evening, everyone. This is इफ्तिखार हुसैन अंसारी. सो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इन मेमल्स. आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आज हम देखेंगे लंग्स के द्वारा. सो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें या रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस की बात करें, तो फिर इसका मेन फंक्शंस अगर हम बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो फिर ये जो है प्राइमरी फंक्शन इसका जो है वो जो है ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना है, ताकि वो जो है बॉडी सेल यूज़ कर सके, और एलिमिनेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को एलिमिनेट करना है बॉडी सेल से. ठीक. सो अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो फिर ये जो है फंक्शन करता है टू सप्लाई जो सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन का सप्लाई करना, यानी कि ऑक्सीजन को हवा से लेना और बॉडी को सप्लाई करना, एज वेल एज और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, उसे डिस्पोज करना बॉडी से बाहर. ठीक. फर्दर ये जो है इंस्पायर एयर को जो है हमारा लंग जो है फिल्टर करने में मदद करता है. साउंड प्रोड्यूस करने में ये जो है वो फोर्स जनरेट करवाता है, और जो एक्सेस वाटर है बॉडी में या एक्सेस हीट है, उसे भी बॉडी से बाहर क्लियर करने में, बॉडी से क्लियर करने में ये मदद करती है. एज वेल एज अगर हम देखेंगे, तो फिर लंग्स का और एक फंक्शन है कि ये जो है ब्लड पीएच को भी कंट्रोल करने में मदद करती है. ठीक. फर्दर अगर हम देखेंगे लंग्स के मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, तो फिर सबसे पहले ब्रीदिंग आ जाती है. अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, तो फिर ये जो है दो साइक्लिक फेज में आपको देखने को मिलता है. इसमें एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सेलेशन. अगर हम इनहेलेशन की बात करें, तो फिर इसको इंस्पायरेशन भी बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है लंग्स जो है ऑक्सीजन गैस को अपने तरफ जो है ड्रॉ करता है थ्रू दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. वाइल अगर हम ऑन द अदर हैंड एक्सेलेशन की बात करें, तो फिर एक्सेलेशन में जो है जो हमारा गैस है उसे एक्सपेल आउट किया जाता है या एक्सपायर किया जाता है, यानी कि फोर्सफुली गैस को जो है लंग्स से बाहर जो है एक्सेल किया जाता है. इसको बोला जाता है एक्सेलेशन. फर्दर अगर हम रेस्पिरेटरी इवेंट की बात करें, तो फिर इसमें आ जाती है हमारे पास पल्मिनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ जाती है, एज वेल एज इंटरनल रेस्पिरेशन आ जाती है. अगर हम पल्मिनरी वेंटिलेशन की बात करें, तो फिर इसमें जो है एक्सचेंज होता है गैस का बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो है जो एटमॉस्फेयर से जो गैस जो है उसे इनहेल किया गया है, वहाँ से जो है जो गैस है जो इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, उसे बोला जाता है पल्मिनरी वेंटिलेशन. फर्दर अगर हम बात करें, और ये जो है मेनली एल्विलाई में आपको देखने को मिलते हैं लंग्स के. फर्दर अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें, तो फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो गैसेस होता है उसका एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्विलाई और पल्मिनरी कैपिलरीज, यानी कि यहाँ पे जो एल्विलाई जो है हमारे जो है एक्सटर्नल जो गैस है उससे जो है अपने जो है जो गैसेस कंटेन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज हो रहा था. लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यही जो एल्विलाई है, ये जो है गैसियस कंटेंट का जो है एक्सचेंज करता है बिटवीन दिस एल्विलाई एंड ब्लड कैपिलरीज या पल्मिनरी कैपिलरीज बोलते हैं. इसके बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. फॉर एग्जांपल बाहर से जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में चली जाती है, और जो कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्विलाई के जो सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज आउट हो जाता है इनटू एल्विलाई, और जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूज इन हो जाती है. फर्दर अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो है गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन जो सिस्टमिक जो कैपिलरीज होती है, जो कि बॉडी सेल्स में जो ब्लड पहुँचाती है, और एंड में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं. तो फिर इसका जो है इनमें जो है एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है थिन होने की वजह से. तो फिर यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन जो क्या सिस्टमिक जो कैपिलरी से ब्लड कैपिलरी से उनके और टिश्यू की सेल्स के बीच में जब गैस का एक्सचेंज होता है, तो फिर उसे इंटरनल रिस्पिरेशन बोला जाता है. फर्दर अगर हम देखेंगे फेजेस की बात करें पल्मोनरी वेंटिलेशन की, सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें जिसमें जो है इनहेलेशन हो रहा है, एक्सेलेशन हो रहा है, तो फिर उसमें अगर हम देखेंगे तो फिर सबसे पहले होता है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन. ये जो इनहेलेशन अगर हम बात करें, तो फिर ये जो है एक एक्टिव प्रोसेस है. विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें या
एक्सेलेशन की बात करें तो फिर एक्सेलेशन की बनिस्बत जो है ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्सेलेशन जो है पैसिव प्रोसेस है। सो एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी चाहिए होता है ताकि डायफ्राम जो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, बेसल रीजन को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है विद बाय इनपुट ऑफ एनर्जी। और जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो फिर जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव हो जाती है और फ्लैटन हो जाती है। सो अगर हम नॉर्मल में देखेंगे तो फिर डायफ्राम जो है डोम शेप्ड होता है, ठीक। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर डायफ्राम जो है फ्लैटन हो जाती है और नीचे की तरफ चली जाती है। सो फर्दर अगर हम एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन की बात करें तो फिर एक पैसिव प्रोसेस या रिलैक्सिंग प्रोसेस है जिसमें जो है रिकॉयल हो जाता है, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एनर्जी एनर्जी इनपुट करके और इंस्पायर हो गया है हवा, तो फिर उसे एक्सेल करने के दौरान जो है ये रिकॉयल हो जाती है, ये अपने जगह पर खुद ही आ जाती है, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो डायफ्राम है खुद रिलैक्स हो जाती है और जो इलास्टिसिटी होते हैं लंग्स का या थोरेसिक केज का, वो एलोव करती है कि जो रीजन है, ये जो डायफ्राम है अपने वो जो नॉर्मल साइज पे जो है रिटर्न हो सके, ठीक। ये इलास्टिसिटी की वजह से होती है, जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी का इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल जो रिलैक्सिंग शेप में आ जाती है, ठीक। अगर हम दो प्रोसेसेस की बात करें तो फिर यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं। फ्रेनिक नर्व्स, जब यहाँ यहाँ पे जो है फ्रेनिक नर्व जो है स्टिमुलेट होती है, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। फर्दर अगर हम एक्सपायरेशन और इनहेलेशन की बात की तो फिर हम बात करते हैं कि कितना हवा अंदर जाता है और कितना हवा बाहर आता है या एक्सपायर किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है माइन्यूट वेंटिलेशन। अगर हम माइन्यूट वेंटिलेशन की बात करें तो फिर इसमें जो है पर मिनट जो है कि इंसान कितने, कोई ह्यूमन है वो कितनी बार सांस लेता है, तो फिर यहाँ पे माइन्यूट वेंटिलेशन है 12 ब्रीथ्स होते हैं पर मिनट। और 500 मिलीलीटर जो गैस है उसे ब्रीथ इन किया जाता है पर ब्रीथ में। एक सांस में आप 500 मिलीलीटर जो हवा है उसे अंदर ले लेते हैं। उसके हिसाब से अगर हम मिनट में देखेंगे तो फिर एक मिनट में तो 12 ब्रीथ हो जाती है, 12 बार सांस लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से 6 लीटर का जो 6 लीटर तक जो हवा है वो इनहेल किया जाता है, ठीक। ये जो है टोटल लंग कैपेसिटी भी बोला जाता है। फर्दर अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो फिर वो वाला वॉल्यूम है जो कि इंस्पायर किया जाता है या एक्सपायर किया जाता है हर एक नॉर्मल ब्रीथ्स पे, यानी कि हर एक बार जब एक बार आप सांस लेते हो तो फिर कितना हवा आपके अंदर जाता है और या कितना एक्सपेल होता है, तो फिर ये नॉर्मल जो वॉल्यूम है जो कि इंस्पायर किया जाता है एक्सपायर किया जाता है हर एक ब्रीथ में, तो फिर ये आपके पास 500 ml आ जाती है। अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो फिर ये जो वो वाला वॉल्यूम है, जो वो वाला मैक्सिमम वॉल्यूम वॉल्यूम है जो कि आप इंस्पायर कर सकते हो। जब आपने फॉर एग्जांपल मैं इंस्पायर कर रहा हूँ हवा अपने अंदर, तो फिर मैं फोर्सफुली और ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल ब्रीथ से ज़्यादा जब मैं हवा अंदर लेने की कोशिश करता हूँ, टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा हवा अपने अंदर लेने की कोशिश करता हूँ, तो फिर उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हवा अंदर जा सकता है। सो ये मेनली एक्सरसाइज या एक्सर्शन के दौरान जब आप ज़्यादा दौड़ते हो तो फिर ज़्यादा हवा अंदर जाती है, तो फिर उस टाइम पे ये हो जाती है। तो फिर इसमें मेल के केस में 3100 मिलीलीटर होते हो जाती है, और अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर 1900 एम एल हो जाती है। फर्दर अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो फिर एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मींस वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि आप एक्सपायर आउट कर सकते हो नॉर्मल एक्सपायरेशन में। जब नॉर्मल एक्सपायरेशन में जब आपका एक ब्रीथ में 500 ml हो रहा था, लेकिन जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम जब एक्सपायर करना पूरा जोर लगा के पूरा हवा बाहर निकालना चाहते हो तो फिर वो कितना होता है, तो फिर नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा जब एक्सपायर करते हो तो फिर वो नॉर्मल में मेल के केस में 1200 ml हो जाती है, और अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर वो 700 ml हो जाती है हवा बाहर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। फर्दर अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो फिर वो वाला वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो कि लंग्स में रह जाती है जब आप सबसे मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हो, यानी कि यानी मैक्सिमल एक्सपायरेशन करते हो, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपायर कर लेते हो, बॉडी से ज़्यादा एक्सपेल हवा को लंग्स से ज़ोर से हवा को बाहर निकाल लेते हो, तब उसके बाद भी जो हवा लंग में बच जाती है, फेफड़े में जो हवा बच जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और मेल के केस में ये 1200 ml हमेशा हवा बच जाती है। अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर जो है ये जो है 1100 मिलीलीटर जो हवा है वो जो है रेजिडुअल वॉल्यूम में बच जाती है।
फर्दर अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में सम टोटल ऑफ जो टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मल 500 ml है, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो हमारा 3100 मिलीलीटर है मेल की केस में। तो फिर इन दोनों के एडिशन को बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। तो फिर नॉर्मल तो 500 है और आप फोर्सफुली जब अंदर हवा लेते हो तो फिर वो जो है 3100 ml है। तो फिर मेल के केस में ये 3600 ml जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इतना ज़्यादा हवा मेल अपने अंदर ले सकता है फोर्सफुली। अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर 2400 ml जो है हवा जो है अपने अंदर फोर्सफुली ले सकता है, और इसमें होता है एडिशन ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। फर्दर अगर हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये कहता है कि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है प्लस अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो फिर ये आपका जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाती है। इसमें आपके पास आ जाती है मेल के केस में 2400 मिलीलीटर, और फीमेल के केस में अगर हम देखेंगे तो फिर 1800 मिलीलीटर आ जाती है फीमेल के केस में। फर्दर अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो फिर वाइटल कैपेसिटी हो जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस जो अगर हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन तीनों का जब एडिशन करते हैं तो फिर आपका जो है वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। और ये जो वाइटल कैपेसिटी है मेल की केस में 4800 मिलीलीटर हो जाती है, और अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर 3100 मिलीलीटर हो जाती है। फर्स्ट अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, तो फिर ये जो है आ जाती है सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी जो 500 है, रेजिडुअल वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाती है। फर्दर आपका यहाँ पे इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो फिर यहाँ पे आपके पास लंग कैपेसिटी टोटल आ जाती है मेल के केस में 6000 मिलीलीटर। फर्दर अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर 4200 मिलीलीटर आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी मेल का 6000 मिलीलीटर हवे का, और अगर हम फीमेल के केस में देखेंगे तो फिर 4200 मिलीलीटर, और ये सम टोटल होता है वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम इनका इनका सम होता है, ठीक। और ये आपकी आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है प्लस जो आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इसमें सब कुछ आ जाती है इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी सब वॉल्यूम आ जाती है। तो फिर टोटल में मेल में 6000 मिलीलीटर और फीमेल की केस में 4200 मिलीलीटर आ जाती है। फर्दर अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, सॉरी ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।